अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी और फिज़ियोलॉजी में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे ब्लड से रिलेटेड। तो ये आज का हमारा 9th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एनीमिया की सेकंड टाइप जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो सबसे पहले एनीमिया को डिफ़ाइन करेंगे। एनीमिया क्या है? एनीमिया को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये डिक्रीज़्ड लेवल है हीमोग्लोबिन का ब्लड के अंदर बिलो द रेफरेंस लेवल फॉर द एज एंड सेक्स। यानी कि जो एक नॉर्मल रेफरेंस लेवल एज और सेक्स के हवाले से होता है उस रेफरेंस लेवल से लो हो जाएगा, डिक्रीज़्ड हो जाएगा बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल, तो उसको हम कहेंगे कि ये एनीमिया की कंडीशन है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एप्लास्टिक एनीमिया को और आज हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट टाइप जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो नाम से शो हो रहा है। तो मेगालो का क्या मतलब होता है? मेगालो का मतलब हो जाना है इनलार्ज हो जाना। अब इनलार्ज हो जाना किसका? रेड ब्लड सेल्स का। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल की शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो लार्ज हो जाएगी। सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिफाइंड एज it's a type of anemia. The erythroblasts are large, odd shape, thus the name is megaloblastic anemia. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि ये ऐसे सेल हैं जिनमें एरिथ्रोब्लास्ट जो हैं वो लार्ज हो जाएंगे और उनका क्या है, शेप जो है वो बाइकनकेव की बजाय ऑड शेप्ड हो जाएगी। सो एरिथ्रोब्लास्ट के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम कहते हैं कि ये एरिथ्रोसाइट्स हैं। कौन से रेड ब्लड सेल्स? जो कि मैच्योर हो चुके होते हैं। बोन में होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो कि प्रोडक्शन करवाते हैं ब्लड सेल्स की, और एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स क्या शो करेगा? एरिथ्रो मीन रेड ब्लड सेल्स की, ब्लास्ट मीन प्रोडक्शन, यानी ऐसे सेल्स जिन्होंने रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवानी है। तो यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब क्या है कि ऐसे रेड ब्लड सेल जो अभी स्टेम सेल से या ऑस्टियोब्लास्टिक सेल से प्रोड्यूस्ड हुए हैं, यानी उन सेल्स में अभी जो है वो मैच्योर नहीं हुए, अभी इमैच्योर स्टेज में है, वो वाले जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स कह रहे हैं वो जो है वो लार्ज हो जाएंगे और उनकी शेप जो है वो बजाय बाइकनकेव होने की उनकी शेप जो है वो चेंज होकर ऑड शेप हो जाएगी। और इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, यानी जिसमें रेड ब्लड सेल की शेप जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, यानी वो चेंज हो गई है बाइकनकेव की बजाय। There are two principal type of megaloblastic. One is caused by the lack of vitamin B12 and other is caused by the deficiency of vitamin B9 और folic acid. अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो दो वजह से हो सकता है, यानी दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए बॉडी को जो फैक्टर ज़रूरी होते हैं वो कौन से हैं। उनमें से एक फैक्टर हमने ये पढ़ा था कि विटामिन B12 और विटामिन B9 का बॉडी में होना ज़रूरी है नॉर्मल अमाउंट में। तो अगर इन दोनों में से ये फैक्टर जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, इनमें से किसी एक की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। सो पहली क्या चीज़ है जिसकी कमी हो सकती है वो विटामिन B12 है, और सेकंड इसमें क्या है, फॉलिक एसिड है, या जिसे विटामिन B9 कहते हैं। सो एक्चुअली ये विटामिन किस लिए ज़रूरी होते हैं? ये विटामिन रेड ब्लड सेल्स की करैक्टरिस्टिक फीचर के लिए, यानी उनको एक शेप देने के लिए, उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए, उनको मैच्योर करवाने के लिए, यानी उनमें से न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव करवाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है विटामिन B12 और विटामिन B9 की। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो उनकी शेप सही नहीं बनेगी, वो इनलार्ज कर जाएंगे, तो इस कंडीशन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। सबसे पहले काज क्या थी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से एनीमिया होगा। तो काजेज़ क्या हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी की? सबसे पहली बात है कि अनएडिकेट इनटेक ऑफ डाइट, यानी अगर हमने डाइट ले रहे हैं, अपनी जो खुराक ले रहे हैं उसमें ही हम विटामिन B12 सही तरह नहीं ले रहे, उसमें ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, यानी हमारी डाइट जो है, हमारा डाइटरी इनटेक जो है वो उसमें विटामिन B12 जो नॉर्मल अमाउंट में चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है। और इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, और अगर बॉडी के अंदर वो नॉर्मल अमाउंट में जो है वो एंटर हो गया है, हमने अपनी डाइट में नॉर्मल ले लिया है
लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि वो हमारी जीआईटी से, हमारे इंटेस्टाइन से जो है वो एब्जॉर्ब सही नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। यानी या तो डाइट में इंटेक कम होगा उसका, और अगर इंटेक सही है तो उसकी क्या है, जीआईटी में एब्जॉर्प्शन जो है वो सही नहीं होगी। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट दिखाई हुई है विटामिन B12 की। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B12, यानी विटामिन B12 का डाइटरी सोर्स, यानी ये वाली चीज़ क्या है, कोई भी डाइटरी सोर्स जो हमने लिया है वो चीज़ जिनमें विटामिन B12 मौजूद था, वो हमारे स्टमक में जब एंटर होती है तो क्या होता है, ये हमारी स्टमक की जो लाइन है इससे ये गैस्ट्रिक सेक्रीशन होती हैं, ये जो यहाँ पर इस कलर की नज़र आ रही हैं, पिंक कलर के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये क्या हैं, ये गैस्ट्रिक सेक्रीशंस हैं, स्टमक के अंदर हो रही हैं। तो ये कहाँ पर हो रही हैं, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा से, यानी ये वाली जो स्टमक की आउटर लेयर है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की लेयर, यहाँ पर गैस्ट्रिक म्यूकोसा की लेयर है, यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं ये गैस्ट्रिक सेक्रीशंस। अब गैस्ट्रिक सेक्रीशंस जो है वो यहाँ पर जाके किसके साथ मिलेंगी, ये वाले जो है वो इसके साथ गैस्ट्रिक सेक्रीशन के बाद यहाँ पर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी इंट्रिंसिक फैक्टर बाय द पेरिटल सेल। अब यहाँ पर स्टमक के होंगे ये वाले पेरिटल सेल्स, ये पेरिटल सेल जो हैं वो ये क्या करवाएंगे, ये जो ब्राउन कलर के ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये अब जो है वो इस तरह के इंट्रिंसिक फैक्टर को जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी ये जो यहाँ पर ब्लू कलर के आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं ये हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या होते हैं, इनको रिलीज़ करवाएंगे स्टमक के पेरिटल सेल्स। अब वहाँ से ये मूव करते हुए कहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूजीनम और इसके बाद ये वाला लास्ट पार्ट जो है वो इलियम का पार्ट है, यहाँ पर जाएंगे। यानी ये यहाँ पर जो है वो इस तरह मूव करते हुए कहाँ पर आ गए, स्टमक के जो है वो लास्ट पार्ट में, यानी सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में। यहाँ पर ये जो ब्लू और ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम, जहाँ पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। तो इसके लिए क्या था कि एरिया ऑफ नॉर्मल एब्जॉर्प्शन, यानी विटामिन की एब्जॉर्प्शन का नॉर्मल एरिया, यानी कि अगर स्टमक के अंदर से ये पेरिटल सेल सही फंक्शन नहीं कर रहे तो क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं होंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं होंगे तो ये विटामिन B12 जो है वो हमारे लास्ट पार्ट इलियम के पार्ट में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये था एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट के किस तरह विटामिन B डाइट के ज़रिए आता है, स्टमक में आएगा, पेरिटल सेल जो है वो वहाँ से क्या रिलीज़ करेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर, वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो उसके साथ मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम में, और इलियम में जाकर वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी विटामिन B12 की। नेक्स्ट क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी, यानी वो कंडीशन के जिसमें बॉडी के अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं किसकी, विटामिन B12 की, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेटेड बाय द पेरिटल ऑफ चीफ सेल्फ ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। वही बात जो हमने की कि ह्यूमन में पेरिटल सेल्स और अदर ऑर्गेनिज्म में उनके चीफ सेल्स जो हैं वो सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, यानी मतलब सॉरी गैस्ट्रिक म्यूकोसा के सेल रिलीज़ करवाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को। अब ह्यूमंस में इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यानी कार्बोनामिन किसका, विटामिन B12 का नेम है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। और अगर एंड फेलर टू प्रोड्यूस और यूटिलाइज एंटिंग फैक्टर रिजल्ट इनटू द कंडीशन परनीशियस एनीमिया। तो अगर जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर सही एब्जॉर्ब या प्रोड्यूस नहीं हो रहे या यूटिलाइज सही नहीं हो रहे तो इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, जिसे परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे कि परनीशियस एनीमिया क्या होता है। सो परनीशियस एनीमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी जो है वो इनफ है और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स को नहीं बना सकती, किस वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो विटामिन B12 जो है वो उसका बॉडी में प्रॉपरली होना ज़रूरी है। Pernicious anemia is a condition in which the body cannot make enough healthy red blood cells because it does not have enough vitamin B12। यानी बॉडी के अंदर क्या है कि नॉर्मल B12 नहीं है और इसकी वजह से विटामिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। The vitamin B12 is nutrient found in some food and the body need these nutrients to make the healthy red blood cell and keep its nervous system working properly।
यानी विटामिन B12 किस लिए चाहिए, विटामिन D चाहिए हेल्दी वर्किंग के लिए नर्वस सिस्टम की। तो अगर जो है वो बॉडी के अंदर ये नहीं होगा, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि नर्वस सिस्टम की वर्किंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक्टमी। तो गैस्ट्रिक्टमी जो है वो अदर काज है किसकी, इंट्रिंसिक फैक्टर की। गैस्ट्रिक्टमी का क्या मतलब होता है, गैस्ट्रिक का मतलब होगा स्टमी और टमी का मतलब क्या होता है कि कट ऑफ करना, रिमूवल। सो गैस्ट्रिक्टमी इज़ द रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द स्टमिक, यानी अगर तो इसमें ऑल ऑफ द स्टमिक है एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ गैस्ट्रिक्टमी, और गैस्ट्रिक्टमी की डिफरेंट टाइप हैं। अ पार्शियल गैस्ट्रिक्टमी इज़ द रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टमिक एंड द फुल हाफ इज़ यूजुअली रिमूव। अब इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक टमी में अ फुल गैस्ट्रिक टमी इज़ रिमूवल ऑफ द इंटायर स्टमक। अब इंटायर स्टमक तो रिमूव नहीं होता, ज़्यादातर क्या होता है कि पार्शियल गैस्ट्रिक टमी होती है जिसमें स्टमक का थोड़ा सा पार्ट जो है वो इसको रिमूव करवा दिया जाता है। सो जब स्टमक का पार्ट कट करके रिमूव करवाया जाएगा तो वहाँ पर जो स्पेरिटल सेल जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो फैक्टर को प्रोड्यूस नहीं करवा सकेंगे नॉर्मल अमाउंट में। तो जब नॉर्मल अमाउंट में फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो फैक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन के एलियम के पार्ट में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब भी नहीं करवा सकेगा। तो इसीलिए कि गैस्ट्रिक्टमी अगर होगी तो वो भी अफेक्ट करेगी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को। कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। कॉन्जेनिटल एब्सेंस में क्या है कि कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन B12 जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो ये तीनों कंडीशंस ये कौन सी थी, ये तीनों कंडीशन वो थी जिसमें हमारे स्टमक के सेल या स्टमक जो है वो अफेक्ट होता है जिसकी वजह से विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। नेक्स्ट इसमें आता है डिसऑर्डर्स ऑफ टर्मिनल एलम। अब ये कौन से पहले हमने पढ़े थे, पहले पॉइंट जो हमने पढ़े वो हमने पढ़े थे स्टमक से रिलेटेड कि स्टमक जो है वो सही वर्क नहीं करेगा। लेकिन अब जो डिसऑर्डर पढ़ने हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। यहाँ पे है ट्रॉपिकल स्प्रू। अब ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है, ट्रॉपिकल वो एरिया होते हैं जो गर्म एरियाज़ होते हैं और यानी कि ये इन्फेक्शन या ये प्रॉब्लम उन एरियाज़ में होगा जो गर्म होंगे, यानी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, डाइट उस हिसाब में नहीं इंटेक कर रहे, बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो मेंटेनेंस फंक्शन पे सारी एनर्जी सर्व हो रही है, उसको जो है वो ब्लड की प्रोडक्शन के लिए नहीं मिल रही, तो उस तरह की कंडीशन क्या होती है जिसमें रेड ब्लड यानी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ट्रॉपिकल स्प्रू इज़ द मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज़, यानी ये क्या है, मेल एब्जॉर्प्शन की एक डिजीज़ है जिसमें क्या हो रहा है कि बॉडी से एब्जॉर्प्शन ही सही नहीं हो रही या डाइट जो है वो इतनी प्रॉपर अमाउंट में जो चाहिए वो नहीं मिल रही। कॉमनली फाउंड इनटू द ट्रॉपिकल रीजन, और ये कहाँ पर कॉमन है, ट्रॉपिकल रीजन में, गर्म इलाकों में। मार्क विद द एबनॉर्मल फ्लैटिंग ऑफ द विलाई, इसमें क्या हो जाता है जो विलाई का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, विलाई का स्ट्रक्चर जो होता है वो ख़राब होगा जिसकी वजह से या वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग की या विलाई की, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो सकेगी किसी भी डाइटरी इंटेक या न्यूट्रिएंट्स जो हमने लिए हैं, ये डाइट ली है। अब ये जो डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द कोलिस्टिक स्प्रू, इट अपेयर टू बी द मोर स्वेयर फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल एंटेरोपैथी, यानी इसमें क्या है, ये सवेयर फॉर्म है इन्वायरमेंटल एंटेरोपैथी की, यानी जिसमें आउटर इन्वायरमेंटल कंडीशन इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं कि बॉडी का इंटरनल मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्म होने की वजह से मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, डाइट सही नहीं आ रही, डाइट सही नहीं है जिसकी वजह से विटामिन इसकी कमी हो रही है। नेक्स्ट है नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू। सो नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होगा, इट मे बी डिफाइन एज द डिजीज़ ऑफ अननोन काजेज़, यानी नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू है यानी इसमें ट्रॉपिकल कंडीशन इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं है। इसको क्या कहते हैं कि इसको ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कोई भी डिजीज़ जिसकी काजेज़ ही नहीं पता, विदाउट स्पेसिफिक एनाटोमोपैथोलॉजिकल चेंजेस विच अकर इनटू द एडल्ट लिविंग इनटू द टेम्परेट क्लाइमेट, यानी वो लोग जो यानी टेम्परेट इलाकों में रहते हैं उनमें ये चेंजेस आ जाती हैं, एंड इन विच एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फॉर्म एंड मोटेलिटी ऑफ द स्मॉल बाउल आर इम्पेयर्ड, यानी इसमें क्या हो रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही है वो अफेक्ट हो रही है और उसके बाद मोटेलिटी जो है वो बाउल की वो अफेक्ट हो रही है।
अब नॉन इसमें क्या आती है, स्प्रू के अंदर सिकल डिजीज़ होती है विच परसिस्ट इनटू द एडल्ट लाइफ। यानी नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू में क्या है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं है, ट्रॉपिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वो अफेक्ट हो रही है, उसका स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसके बाद बाउल्स मोबिलिटी यानी जो मूव कर रही है बाउल की फॉर्म में वो मूव नहीं कर सकेगी। तो ये किसकी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है। रीजनल इंट्राइटस क्या होता है, रीजनल इंट्राइटस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है इंटेस्टाइन में, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकती है और लार्ज इंटेस्टाइन में, या इसके अलावा जो है वो गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पर भी हो सकती है। सो क्रॉनिक डिजीज़, अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द इंटेस्टाइन primarily into the small and large intestine but which can occur anywhere into the digestive system between the mouth and anus। यानी रीजनल इंट्राइटस ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यानी लंबे अरसे तक रहने वाली इन्फ्लेमेशन किसकी, किसी भी पार्ट की, यानी इंटेस्टाइन की, जिसमें प्राइमरली आ जाती हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन अगर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन ना हो तो इसके अलावा भी डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। यानी ओरल कैविटी से लेके माउथ से लेके एनस तक किसी भी पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन आ रही है तो उसे हम रीजनल इंट्राइटस कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंटेस्टाइनल रिसेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अब किसी भी वजह से सर्जिकली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को जो अफेक्टेड होता है रिमूव करवा दिया जाता है। तो जब वो इंटेस्टाइन के पार्ट का रिमूवल होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। A bowel resection or enterectomy is a surgical process in which the part of intestine is removed from entire small intestine or large intestine। यानी किसी भी वजह से अगर स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन का कोई पार्ट सर्जिकली रिमूव करवाया जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, उसको इंटेस्टाइनल रिसेक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रॉपरली विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज पार्ट एलियम में, या इसके अलावा वैसे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में भी। नेक्स्ट है नियोप्लाज्म। सो नियोप्लाज्म क्या होती है, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जानी सेल्स की, कोई भी ट्यूमर प्रोडक्शन हो जानी। सो अ नियोप्लाज्म इज़ एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स आल्सो नोन एज ट्यूमर। यानी अगर किसी भी पार्ट पर एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होने लग गई है तो उसको नियोप्लाज्म कहेंगे या ट्यूमर प्रोडक्शन कहेंगे। अब नियोप्लास्टिक डिजीज़ आर कंडीशन दैट काज द ट्यूमर ग्रोथ बोथ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। यानी ये जो है वो ट्यूमर की प्रोडक्शन ये बिनाइन भी हो सकती है और सवेयर यानी मेलिग्नेंट भी हो सकती है। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो नॉन कैंसरस ग्रोथ होती हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है और इनको जो है वो ये स्प्रेड नहीं होते एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू तक। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस होते हैं और ये क्या करते हैं, इनकी जो है वो ग्रोथ वो स्लोली नहीं होती और इसलिए ये जो है वो डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो फैल जाते हैं। तो ये ज़्यादा सवेयर कंडीशन है। नियोप्लाज्म क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। ये कब होगी, ये तब होगी जब बॉडी के अंदर जो कि DNA का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया है, यानी कि DNA सही नहीं बन रहा, उसकी बेसिस अफेक्ट हो गई हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल की प्रोडक्शन होने लग गई है। किसमें, जो टर्मिनल एलम या इंटेस्टाइन में इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम हो गया ट्यूमर वाला। नेक्स्ट है ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर। ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये वो डिज़ीज़ है जो कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये कब हो सकता है, जबकि वाइट ब्लड सेल जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जब वो अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, जब ये अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या होंगे, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे जिनकी वजह से बॉडी जो है वो सही काम नहीं कर सकेगी। सो द क्रॉनिक ग्रामेलोमेटस डिजीज़ इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है दैट अकर व्हेन अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, जिसे फीगोसाइट कहते हैं, दैट यूजुअली हेल्प आवर बॉडी फाइट इन्फेक्शन डोंट वर्क प्रॉपर्ली। यानी वाइट ब्लड सेल्स की टाइप जिन्हें फीगोसाइट्स कहते हैं वो अपना फंक्शन सही नहीं कर रहे तो क्या होगा कि बॉडी जो है वो फाइट नहीं कर सकेगी पैरासाइट्स के, माइक्रोबियल एजेंट के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। As a result, the phagocytosis can be protect your body from bacteria and fungal infection। तो क्या हो रहा है, जो फिगोसाइटो सेल हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ।
तो इसमें क्या है कि ग्रैनुलोमोटस या ग्रैनुलोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल की टाइप थे, जिनमें मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स वगैरह आते थे, तो अगर वो डिफेक्टिव होंगे तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे, जो कि बाद में क्या होगा, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने की वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी सही तरह से। नेक्स्ट आ जाता है कंपटीशन फॉर विटामिन B12। सो क्या है इसमें, फ़िश टैपवर्म इन्फेक्शन है, यानी फ़िश टैपवर्म इन्फेक्शन। अगर आपने फ़िश जो है वो ऐसी इम्प्रॉपरली कुकड, यानी जो प्रॉपरली पकी हुई नहीं थी, उसको खा लिया है तो उसके अंदर टैपवर्म्स थे, तो वो टैपवर्म्स क्या होंगे, फ़िश से ट्रांसमिट हो जाएंगे आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या आएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे और वहाँ पर वो रहेंगे। वो वहाँ पर टैपवर्म्स क्या करेंगे, वहाँ पर जो है वो वहाँ से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। यानी क्या करना है, पैरासाइटिक वर्म्स हैं तो बॉडी में इंटेस्टाइन में रहेंगे, तो वहाँ से जो फूड की एब्जॉर्प्शन करेंगे, जो हम अपनी हेल्थी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होगी, वो क्या होगा, टैप वर्म जो है वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से एक कंपटीशन डेवलप हो जाएगा बॉडी में और उन पैरासाइट में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। अब बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारी जो है वो इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, उनकी अमाउंट या उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है उनकी, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो जब क्या होगा कि न्यूट्रेंट्स के लिए बैक्टीरिया ने भी वहाँ पर ही डिपेंड करना है, तो वो एब्जॉर्प्शन जो हमारी बॉडी के लिए हो रही है वो बैक्टीरिया यूज़ करते रहेंगे। सो बैक्टीरिया और ह्यूमन बॉडी के दरमियान क्या होगा, एक कंपटीशन हो जाएगा विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ तक तो थी फर्स्ट काजेज़ किसकी, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या था कि विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी किस तरह अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी बॉडी के अंदर विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो चुकी है। अब इस डेफिशिएंसी की कौन सी काजेज़ होती हैं, सबसे पहली काजेज़ है कि इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द डाइट, यानी डाइट के ज़रिए ही हम फॉलिक एसिड को सही तरह एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, बॉडी में उसका इनटेक सही नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है, इम्बैलेंस डाइट, यानी वो डाइट जो आप ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें तमाम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी की हैं वो पूरी नहीं होती, इम्बैलेंस डाइट है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक्सेसिव कुकिंग, यानी कि विटामिन जो है वो हमने डाइट तो बैलेंस सेलेक्ट कर ली, लेकिन जब हमने उसे कुकिंग के प्रोसेस से गुजारा तो हमने क्या किया, उन्हें एक्स्ट्रा हीट दी, जिसकी वजह से उनकी थर्मोस्टेबिलिटी की रेंज से वो बाहर निकल गए, तो वो क्या हो गए, विटामिन के स्ट्रक्चर डैमेज हो गए। तो उसके बाद क्या होगा कि वो ख़राब हो जाएंगे। तो एक्सेसिव कुकिंग या एक्सेसिव हीट क्या करती है, विटामिन के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करती है, तो उसकी वजह से बॉडी में इसकी कमी होगी। कॉमन इन एल्कोहलिक टीनेजर एंड सम टाइम इन्फिनिट। अब उन लोगों में जो कि अल्कोहल्स ले रहे हैं, यानी कि अगर वो कोई इस तरह की अल्कोहलिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनमें इसकी कमी हो जाती है। टीन एज में क्या होता है, इसकी जो है वो हम इनटेक पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि टीन एज में क्या होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। और इन्फेंट बच्चों में भी इसका क्या होता है, क्योंकि उनका जो है वो मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है, उन्हें ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो उनमें भी जो है वो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओल्ड एज, प्योर कंडीशन, स्टारवेशन। ओल्ड एज में क्या है, ओल्ड एज में जो है वो इसकी कमी हो जाती है, बॉडी सही एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। और कंडीशन, पुअर कंडीशन किसकी है, पुअर कंडीशन है रिलेटेड टू डाइट या वो इन्वायरमेंट जहाँ पर हम रह रहे हैं, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन पुअर हैं। उनमें क्या आती हैं, हमारी डाइट पुअर है, किसकी वजह से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, या इसके अलावा हमारे एजुकेशनल स्टेटस की वजह से हमारी पुअर डाइट कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है। स्टारवेशन, कहत, यानी ऐसे इलाके जहाँ पर फूड की कमी है, बहुत ज़्यादा खुराक की कमी को वो फेस कर रहे हैं, स्टारवेशन की कंडीशन है, कहत है खुशहाली। सो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि बैलेंस्ड डाइट नहीं बॉडी को मिल रही, तो बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल रही, तो क्या होगा कि फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके बाद है मैल एब्जॉर्प्शन, यानी अब क्या है, एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू क्या है कि ट्रॉपिकल गर्म इलाकों में ये हो जाता है ज़्यादातर, जिसमें मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, बॉडी के अंदर डाइट की सही एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही।
उसके अलावा ड्रग्स हैं, यानी हम जो ऐसी नॉर्मल रूटीन की ड्रग्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी हिस्टामीन है, एंटी कैंसर है, या इस तरह की डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम जो ड्रग्स ले रहे हैं, वो तमाम ड्रग्स क्या करती हैं, वो तमाम ड्रग्स अफेक्ट करती हैं फॉलिक एसिड की अब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर। तो ये क्या हुआ कि ट्रॉपिकल स्प्रू और ड्रग है मेल अब्जॉर्प्शन की कंडीशन, जिनमें बॉडी जो है वो विटामिन B9 या फॉलिक एसिड को सही अब्जॉर्ब नहीं कर रही। इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट, ऐसी कंडीशन जिनमें बॉडी में फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट या इसकी डिमांड बढ़ गई है, वो कौन सी है? प्रेगनेंसी में हमें पता है क्या होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारे डाइटरी सोर्सेज भी हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। लैक्टेशन यानी कि अगर जो है वो प्रेगनेंसी के बाद वो फीमेल जो है वो लैक्टेशन फेज़ में है, वो फीडिंग करवा रही है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि लैक्टेशन की वजह से उसको है ज़्यादा अमाउंट में किसकी ज़रूरत है, फॉलिक एसिड की ज़रूरत है। इन्फेंसी यानी बच्चों में, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, उनकी डेवलपमेंटल कंडीशन है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तब भी जो है वो फॉलिक एसिड की डिमांड बढ़ जाएगी। मैलिग्नेंसी में क्या होगा, ऐसी डिसऑर्डर्स हैं ब्लड के से रिलेटेड जिनमें क्या है, ब्लड जो है वो उनकी ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट भी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगी। इंक्रीज हीमाटोपोइसिस किसे कहते हैं, हीमाटोपोइसिस की कंडीशन में यानी ब्लड सेल की प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा हो रही है, ब्लड सेल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवाने पड़ रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस के ज़रिए, हीमाटोपोइसिस के ज़रिए। तो क्या हो रहा है कि इसमें भी जो है वो इस कंडीशन में भी बॉडी को फॉलिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि फॉलिक एसिड क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अदर काजेज़, यानी इनके अलावा क्या हो सकती हैं काजेज़, ड्रग विच इम्पेयर DNA मेटाबॉलिज्म, यानी अगर बॉडी में हम ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो कि हमारे DNA के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रही हैं, तो उनकी वजह से भी किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की। अब DNA हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, हमें विटामिन की ज़रूरत होती है DNA की सही प्रोडक्शन के लिए। DNA में होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस, तो उन नाइट्रोजनस बेसिस का सही अमाउंट में बनना और इनकी सही अटैचमेंट, यानी प्यूरीन और पायरिमिडीन जो है वो उनकी सही अटैचमेंट, सही कोडिंग के लिए जो है वो हमें विटामिन B12 चाहिए होता है। अगर जो है ये कंडीशन में ये नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि डिफेक्टिव DNA प्रोड्यूस होगा। जब DNA डिफेक्टिव होगा तो क्या होगा, जीन्स और जो उनके ऊपर इंफॉर्मेशन है DNA के पास वो सारी डिफेक्टिव हो जाएंगी। डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन होने की वजह से, डिफेक्टिव DNA की वजह से क्या होगा कि ब्लड सेल्स जो है वो सही जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे और उनकी शेप जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। मेगैलोब्लास्टिक में क्या है कि न्यू सेल ही जो है वो इनलार्ज हो गए हैं, उनकी शेप चेंज हो गई है। तो DNA सही नहीं, DNA ने मैसेज सही नहीं दिया, जिसकी वजह से सही जो है वो रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर नहीं बना। तो वो ड्रग्स जो कि DNA के मेटाबॉलिज्म को, DNA के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, वो भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी काज करती हैं। सब इसमें क्या है, मैरकैप्टोप्यूरिन्स, फ्लोरा यूरासिल्स एंड साइटोसिन। अब ये क्या होती हैं, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि DNA के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस की सही पेयरिंग के लिए चाहिए होती हैं। तो जब ये जो है वो, अगर हम इनका ये वाली ड्रग्स जो हैं वो क्या करेंगी, अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेंगी, यानी कि सही पेयरिंग के लिए हमें फॉलिक एसिड चाहिए, लेकिन अगर हम इन ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये जाकर अफेक्ट करेंगी DNA के मेटाबॉलिज्म को। तो जिसकी वजह से जो हमें कंडीशन कौन सी होगी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को, जो कि रेड ब्लड सेल का जो है वो साइज़ इनलार्ज हो जाता है, शेप चेंज होता है। इसकी दो प्रिंसिपल काजेज़ थी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। सबसे पहले हमने देखा विटामिन जो है वो B12 की डेफिशिएंसी, उसकी क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं, और उसके बाद हमने देखी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, वो कौन कौन सी काजेज़ है जिनकी वजह से बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड सही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और जिसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन हो रही है। तो आज के लेक्चर में जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का। नेक्स्ट हम जो है वो फर्दर इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।